अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर आईआईटी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी पोर्शन जो है आता है। ठीक है, तो इसमें से 2 to 5 मार्क्स का जो है पेपर में ज़रूर ही ज़रूर आता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। देखो, अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगी आपको। अगर आपको कुछ भी दिक्कत फील हो, डाउट फील हो, तो आप कॉल करके मुझे पूछ सकते। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? ये क्या है? इंटरेक्शन है किसका? किसी भी मैटर का विद एनी रेडिएशन। मतलब जब कोई भी मैटर इंटरेक्ट करता है किसी भी रेडिएशन के साथ, तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो वहाँ हम बात करते हैं क्या? बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब बात क्या आती है, जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, हम रेडिएशन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, मैं ना ये सब चीज़ें आप जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था, हम वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज करवा रही हूँ। तो जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, वहाँ पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या है? जब भी अगर मैं किसी सोर्स की बात करूँ, ठीक है, कोई भी सोर्स अगर एनर्जी एमिट कर रहा है इन एनी फॉर्म, मतलब चाहे हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, तो दैट एनर्जी इज नोन एज रेडिएशन। तो हम ये बोलते हैं कि वो सोर्स रेडिएशन एमिट कर रहा है। अब उस रेडिएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होते हैं, इसीलिए हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिसमें हमने पहले भी बात की थी, क्या? जिस डायरेक्शन में रेडिएशन प्रोपोगेट करती है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करते हैं। और इन रेडिएशंस के ड्यूअल कैरेक्टर होते हैं, वेव लाइक कैरेक्टर, पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। और इन रेडिएशंस के लिए हम डिफाइन करते हैं क्या? वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें। देखो, ये सब चीज़ें ना हम पहले भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा इज वेव नंबर न्यू बार। ठीक है, फिर हमने बात की क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन स्पेक्ट्रम जो होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हम अरेंज करते हैं। दैट स्पेक्ट्रम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम बेसिकली क्या कहते हैं? कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रो, रेडियो। ठीक है, अब देखो, किसी को अगर याद करने में प्रॉब्लम है तो आप याद कैसे कर सकते हो? इस तरह से, रोमन मैन इन्वेंटेड वेरी यूजफुल एक्सरे गन्स कॉस्मो, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, रेडिएशंस को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट वेवलेंथ रीजन एंड फ्रीक्वेंसी रीजन। और हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ जाने पर जो आपकी वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज। तो ये बातें जो है हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में भी की थी। अब हम चलते हैं क्या? बेसिक फीचर पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। देखो, हम दो तरह के जो है पढ़ते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूँ, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कहाँ पे पढ़ लिया? बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जहाँ पे हमने क्या किया था, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा पढ़ा था ना, तो दैट वाज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमने अब बात करनी है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की। होता क्या है, अगर मैं किसी एटम की बात करूं, तो किसी भी एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। बोहर्स मॉडल ने क्या कहा था, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है भैया। जैसे ही रेडिएशन उस एटम पे फॉल करती है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन पे गिरती है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और किसी हायर एक्साइटेड लेवल पे चला जाता है। याद है ना, हमने बोहर्स मॉडल ने बेसिकली क्या कहा था,
कि हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ प्रेजेंट है, जैसे कोई रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे चला गया और फिर वापस आ गया। तो जब क्या होता है, किसी भी दो एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे क्योंकि मैंने क्या कहा था, हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स की फिक्स्ड एनर्जी है, तो हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर, और क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन होती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या रेडिएशन बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होती है, अगर एब्जॉर्ब किया तो लोअर से हायर, एमिट किया तो हायर से लोअर। तो ये तो बात रही किसकी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। तो हम क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सिर्फ हमारे पास डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट का मतलब पर्टिकुलर एनर्जी वाले एटॉमिक एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारे पास, जिसमें ट्रांजिशंस होती है लोअर टू हायर, हायर टू लोअर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन, और जितनी फ्रीक्वेंसी वो लेके जाता है या छोड़ता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा। फिर उससे हम एटम्स के बारे में, एटम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। पर मैं यहाँ बात किसकी कर रही हूँ, मॉलिक्यूल। अब देखो मॉलिक्यूल में क्या बातें होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूँ एक से ज्यादा एटम, साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल तो भैया होंगे। बट उसमें बात क्या आती है, क्योंकि वहां पे जो न्यूक्लियाई है एटम के वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, मतलब वाइब्रेट भी करते हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के केस में हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन भी होता है। वाइब्रेशनल मोशन कैसे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उसकी कम ज्यादा होती रहती है, तो वाइब्रेशनल मोशन होता है। इसी वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ मॉलिक्यूल के केस में। साथ ही साथ मॉलिक्यूल जो है वो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी रोटेट भी कर सकता है। कैसे, किसी भी एक्सिस के अलोंग, समझ लो, किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है तो हमारे पास रोटेशनल मोशन भी प्रेजेंट है, तो हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी आ जाते हैं। फिर बात क्या आती है, क्योंकि मॉलिक्यूल डिस्प्लेस कर सकता है अलोंग एनी एक्सिस, ऑफ कोर्स कर सकता है ना, एक्स वाई जेड है, डिस्प्लेस कर सकता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन है, तो हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स भी आ जाते हैं। और ये सारे के सारे मोशन, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, या मैं बोलूँ पर्टिकुलर एनर्जी पे होते हैं। इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल होते हैं वो भी डिस्क्रीट होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बात क्या आती है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको रब कर रही हूँ। ये बात मैंने एटम की थी, अभी जो बातें कर रही थी वो मॉलिक्यूल की थी। तो मैंने क्या कहा, मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, इसका मतलब फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो होता क्या है बेसिकली, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल तो होता ही होता है। देखो हमारे पास है क्या, ये जो लेवल्स हैं, सपोज ये लेवल्स की अगर मैं बात, ये वाले बड़े वाले लेवल्स, ये होता है फर्स्ट लेवल, ये है सेकंड लेवल। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, जो हम एन से डिनोट नहीं करते, जैसे एटॉमिक के केस में हम डिनोट करते हैं N1 N2, अलग अलग ऑर्बिट्स में जा रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग एनर्जी वाले लेवल्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इसी तरह से 1, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। अब आता है क्या, वाइब्रेशनल। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ये 3 लेवल्स बनाए हैं, दीज आर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं या एन से भी डिनोट कर देते हैं। जैसे सपोज एन है, इसको एन डैश बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, या न्यू भी बोल देते हैं कुछ जगह पे। तो यहाँ पे अलग क्वांटम नंबर डिफाइन होता है,
फॉर डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, ये हमारे पास फिर आ गए एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल लेवल के लिए बहुत सारे रोटेशनल लेवल जिसको जे से डिनोट करते हैं। तो दीज आर बेसिकली रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल में क्योंकि अलग अलग तरह के मोशन होते हैं तो अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है। तो हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल तो है ही है, हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल एक से ज्यादा वाइब्रेशनल लेवल से जुड़ा होता है और हर वाइब्रेशनल लेवल रोटेशनल लेवल से जुड़ा होता है और हर रोटेशनल लेवल ट्रांसलेशनल लेवल से जुड़ा होता है। पर ट्रांसलेशनल मैं शो नहीं कर रही क्योंकि वो इतना ज्यादा होता है, इतने ज्यादा क्लोजली स्पेस लाइंस होते हैं कि हाँ उसमें जो भी ट्रांजिशन होती है वो बहुत लेस एनर्जी की होती है, तो हम उसे जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो मेन हमारे पास रोटेशनल आता है, वाइब्रेशनल आता है और इलेक्ट्रॉनिक आता है। तो ध्यान देना क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांजिशन होगी इसका मतलब ऑफ कोर्स रोटेशन इलेक्ट्रॉनिक में हो रही है तो वाइब्रेशनल में भी हो रही होगी, रोटेशनल में भी हो रही होगी। अगर वाइब्रेशनल में ट्रांजिशन हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक में होना जरूरी नहीं है बट रोटेशनल में होगी होगी। तो हमारे पास क्या हुआ, ये बात गांठ बांध लो अपने साथ, क्या हर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन, फिर उससे बाद आते हैं वाइब्रेशनल, फिर आते हैं रोटेशनल। सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को चाहिए एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए, फिर वाइब्रेशनल को उससे कम चाहिए, रोटेशनल को उससे कम, ट्रांसलेशनल को उससे कम, तो हम ट्रांसलेशनल वाले को इग्नोर कर देते हैं, समझ रहे हो। और यहाँ से हम ड्यू टू ट्रांजिशंस हम क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में पता लगाते हैं, डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, शेप एक्सेट्रा। और हर एनर्जी लेवल के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर डिफाइन होते हैं, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर जो हमने किए थे, यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होते हैं वो हम SHO में पढ़ेंगे। फिर रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए रोटेशनल क्वांटम नंबर J होता है, हम उसको भी आगे पढ़ेंगे, समझ लो मेरी बात को। तो ये तीन बातें आती है किसके अंदर, हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, हम इसका स्पेक्ट्रा भी पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसके बाद बात आती है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा हम बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, मैं फिर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं क्या। अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं या एमिशन स्पेक्ट्रा की, तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या चीज आती है, कोई भी दो एनर्जी लेवल चाहे वो रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक, रेडिएशन फॉल की, पार्टिकल यहां से उठा हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अब हायर एनर्जी लेवल में जब चला गया तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके पार्टिकल हायर एनर्जी लेवल में गया, तो कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हुई बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, वो हम पढ़ते हैं कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जब पार्टिकल लोअर से हायर लेवल पे चला गया तो वो वापस जब आता है हायर टू लोअर लेवल पे, तो उस केस में कितनी ट्रांजिशंस होती हैं, उस तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या, एमिशंस। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये हमारे पास बात रहती है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा की। अब यहाँ पे ना एक चीज और रहती है, ध्यान से सुनना, क्या, जब हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन की बात करते हैं यहाँ पे फिर बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन जरूर फॉलो होनी चाहिए। वो क्या कहता है कि जब भी ट्रांजिशन हो रही है पार्टिकल लोअर से हायर लेवल पे जा रहा है, तो दो एनर्जी लेवल्स के बीच के एनर्जी का गैप दैट इज डेल ई, ठीक है, क्या होता है, एच न्यू, एच सी बाय लेमडा, एच सी न्यू बार। तो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर लेवल से दूसरे पे जाने के लिए जो रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए विद दैट ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। अगर इससे कम डिफरेंस हुआ या इससे कम उसको रेडिएशन की एनर्जी मिली पार्टिकल को, तो वो ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक है। स्टूडेंट्स
नेक्स्ट आता है बोर्न ओपनियर अप्रॉक्सीमेशन। देखो अभी हमने बात की थी क्या, किसी भी मॉलिक्यूल के पास 4 तरह के मोशन होते हैं। वो मोशन कौन कौन से होते हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक मोशन। अब इन चारों में डिफरेंस क्या था? ट्रांसलेशनल मोशन किस वजह से होते हैं? जब कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस करता है अलोंग एनी एक्सिस, तो वहाँ पे आता है क्या? ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स आते हैं जिनमें ट्रांजिशंस होती हैं। फिर आता है रोटेशनल मोशन, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब कोई भी मॉलिक्यूल रोटेशन शो करे अलोंग एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब ऐसा ना हो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही रोटेट कर रहा हो, जैसे लीनियर मॉलिक्यूल के केस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम ये मानते हैं इसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है अगर लीनियर मॉलिक्यूल, तो वो काउंट नहीं करते। हमने पहले भी बात की थी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो जस्ट आप क्या ध्यान रखो, रोटेशनल मोशन जब होती है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी तो उस केस में ट्रांजिशन होती है अमंग रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो वहाँ पे हम बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी की। वाइब्रेशनल में क्या आता है? जो मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन शो करे, ठीक है, मतलब वाइब्रेट करे, वहाँ पे बात आती है वाइब्रेशनल मोशन की। और वाइब्रेशनल मोशन के कारण एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब होती है तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होती है? ट्रांजिशन होती है। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, यस, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है या हायर से लोअर में आता है, तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जुड़ी होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, एटम के केस में हम क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होती है, तो वहाँ पे हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा आता है। बट जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोशन जुड़े होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो यहाँ पे इस जो स्पेक्ट्रा आता है किसका? मॉलिक्यूल का, एक तो वो कॉम्प्लेक्स होता है देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोजली स्पेस लाइंस आती हैं, वो हम बताएंगे किस केस में आती है। तो वहाँ पे बैंड स्पेक्ट्रा की भी बात आ जाती है कई बार इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। अब मैंने कहा ट्रांसलेशनल मोशन से जुड़ी हुई एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? इन सब का सम हो जाएगी। और क्योंकि मुझे पता है ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में, जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, बहुत कम होता है कि हम उसको नहीं ऑब्जर्व कर पाते, साथ ही साथ उनकी ट्रांजिशंस भी बहुत कम होती है, तो हम उसका स्पेक्ट्रा नोट नहीं कर पाते। तो बहुत कम एनर्जी होने की वजह से हम जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम जनरली कंसीडर किसको करते हैं? रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारे पास बोर्न ओपन और अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की किससे पता चलती है? उसके रोटेशनल एनर्जी से, वाइब्रेशनल एनर्जी से और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब बात आती है क्या? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। अब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ध्यान देना, मैंने पहले ही कहा था आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, हर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पर्टिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से जुड़ा होता है, ठीक है, और हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर्टिकुलर रोटेशनल एनर्जी लेवल से जुड़ा होता है, ठीक है। ये बात हमने कर ली। अब ध्यान देना, अगर मान लो पार्टिकल को मैंने कुछ एनर्जी दी, उस पार्टिकल ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की, बट वो इतनी ही एनर्जी थी कि वो सिर्फ रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन करवा सके, ना ही वो वाइब्रेशनल में करवा सके, ना ही इलेक्ट्रॉनिक में। क्यों? क्योंकि देखो रोटेशनल पास पास है, मान लो इसको इतनी एनर्जी चाहिए, वाइब्रेशनल को इतनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक को इतनी चाहिए, पर एनर्जी इतनी आ रही है तो ऑफकोर्स वो इतनी ट्रांजिशन करेगा, ना इतनी करेगा ना इतनी करेगा। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास रोटेशनल मोशन होगा और उसी की वजह से रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगी। तो जब रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगी तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा निकल के आता है वो होता है क्या?
प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मैंने अभी बताया था दो तरह के स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन या एमिशन। हम जनरली क्या पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अगर सिर्फ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो, उस केस में हम क्या बोलते हैं, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और ये हमें मिलता है फार आईआर रीजन या फिर माइक्रोवेव रीजन के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था ना ईएम स्पेक्ट्रम, तो इधर जाते हैं लैम्डा बढ़ता है, मतलब एनर्जी कम हो रही है, तो ऑफ कोर्स इन दोनों की एनर्जी कम थी, तो यही रेडिएशन जब फॉल करेगी कम एनर्जी वाली, तो कम एनर्जी वाले गैप के अंदर ट्रांजिशन करवाएगी। तो इस एरिया में हमारे पास ऑब्जर्व होता है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जिसे हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा केस क्या आता है, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। देखो मैंने कहा अगर हमारे पास रेडिएशन की एनर्जी, आने वाली रेडिएशन की एनर्जी इतनी हो जाए कि बेसिकली वो करवा क्या दे, दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में ट्रांजिशन करा। देखो ऐसे ध्यान रखना, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में क्या करवा दे, ट्रांजिशन करवा दे। तो इस केस में होगा क्या, मुझे पता वाइब्रेशनल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए इतनी चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो नहीं होगी, बट वाइब्रेशनल के लिए इतनी एनर्जी मिल रही है, तो ऑफकोर्स रोटेशनल की इतनी कम है, तो रोटेशनल के अंदर भी ट्रांजिशन हो जाएगी। इसका मतलब जब मैं वाइब्रेशनल की करवाने जा रही हूँ, क्योंकि वाइब्रेशनल के अंदर एनर्जी गैप ज्यादा है, अगर इतनी ज्यादा एनर्जी वाली ट्रांजिशन हो रही है तो उससे कम एनर्जी वाली ट्रांजिशन भी होगी, तो हमारे पास वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल जो है ट्रांजिशन तो होगी ही होगी, 100% श्योर होगी। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, हम सिर्फ प्योर रोटेशनल की बात कर सकते हैं, प्योर वाइब्रेशनल की बात नहीं कर सकते। इसलिए मैंने नाम दिया है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। और जनरली ये ऑब्जर्व होता है इन आईआर रीजन, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फार आईआर रीजन होता है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, नियर आईआर रीजन बोलते हैं, या हम बोलते हैं जनरली जो आईआर रीजन में होती है वो हम कौन सी ट्रांजिशन होती है, रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती है। तो इसलिए हम जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे हम बोलते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब देखो मैंने रोटेशनल में ट्रांजिशन करा दी, मैंने वाइब्रेशनल में करा दी, अब इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांजिशन करानी है। इसका मतलब आने वाली रेडिएशन की एनर्जी इतनी है कि वो दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में ट्रांजिशन करवा पा रहा है, मतलब इतनी एनर्जी आ रही है। अगर इतनी आ रही है इतना, इसका मतलब इतनी ट्रांजिशन हो रही है, तो ऑफकोर्स इससे कम वाली में भी हो जाएगी, वाइब्रेशनल में भी, उससे कम में भी हो जाएगी, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में अगर हो रही है तो ये श्योर है कि वहाँ पे वाइब्रेशनल में भी हो रही है, वहाँ पे रोटेशनल में भी हो रही है, ठीक है। तो तीनों में होती है, तो वहाँ पे तीनों ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्पेक्ट्रा में लाइंस आएंगी, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि वो लाइंस आती है वो क्लोजली स्पेस लाइंस होती है, तो हमें वो नजर आती है एज अ बैंड। तो हम क्या कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। कब, जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो, जबकि एटम के केस में हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो। क्यों, क्योंकि एटम के केस में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के साथ कोई भी रोटेशनल या वाइब्रेशनल नहीं जुड़ा होता, सिर्फ ट्रांजिशन कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, तो हमारे पास लाइंस आती है, तो हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। बट मॉलिक्यूल के केस में इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ रोटेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है, तो क्लोजली स्पेस लाइंस आती है, तो हम क्या बोलते हैं, हमें बैंड नज़र आता है, तो हम टाइप ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो हमने अभी तीन तरह के स्पेक्ट्रा की बात कर ली है, प्योर रोटेशनल, रोटेशनल वाइब्रेशनल एंड देन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है।
प्योर रोटेशनल हम बोलते हैं माइक्रोवेव रीजन या फार IR रीजन, ठीक है। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है IR रीजन एंड देन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है विजिबल एंड यूवी रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रमन स्पेक्ट्रा, फोर्थ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो तीनों स्पेक्ट्रा थे वो बेस्ड थे ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जबकि ये बेस्ड है ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ये सिमिलर होता है टू दोज ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी, इसके सिमिलर होता है, और साथ ही साथ विजिबल रीजन में। ध्यान दो इसमें होता क्या है, इसमें किसी भी सोर्स की अगर मैं बात करूं, लाइट इंसिडेंट की जाती है इन विजिबल रीजन, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट होल करवाई जाती है विजिबल रीजन के अंदर ऑन द सोर्स। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती, स्कैटरिंग होती है, और स्कैटरिंग होती है एट राइट एंगल, जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसके जस्ट 90 डिग्री पे हमारे पास क्या होती है, स्कैटरिंग होती है लाइट की। एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, स्कैटरिंग होगी। अब बात आती है, जो लाइट स्कैटर हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या तो इंसिडेंट लाइट के सेम हो सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी। तो जब लाइट स्कैटर कर गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी या तो इंसिडेंट लाइट से सेम हो सकती है, या फ्रीक्वेंसी लेस देन इंसिडेंट लाइट हो सकती है, या फ्रीक्वेंसी मोर देन इंसिडेंट लाइट हो जाती है, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी सेम एज इंसिडेंट लाइट हो जाती है उसे हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, रेले। जब फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है देन इंसिडेंट लाइट, तो उसे हम बोलते हैं रमन स्कैटरिंग, और इस स्कैटरिंग से हम पढ़ते हैं रमन स्पेक्ट्रा। और जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्कैटर्ड लाइट, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तब तो रेले स्कैटरिंग है, अगर फ्रीक्वेंसी अलग है, कम है या ज्यादा, तो जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड लाइट की, वो फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्ड करती है उस एनर्जी, जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो उसके लिए ट्रांजिशन के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो इन एनर्जी लेवल की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच करती है इन दोनों के डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे इट इज सिमिलर टू रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी जो इनमें होती है और डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज एनर्जी लेवल जिसमें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपस में ऑलमोस्ट मैच करती है, तो इसे हम बोल देते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहता है, रमन स्पेक्ट्रा। इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आओ जरा देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, NMR। NMR का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखो वैसे तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पर होता क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल्स आते हैं, जनरेट होते हैं बेसिकली जब हम उस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल जनरेट होते हैं। तो उन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशंस होती है वहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है, NMR स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है, और ये बेसिकली पाया जाता है रेडियो वेव रीजन में। तो होता क्या, हमने देखा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा लेफ्ट टू राइट जाने में एनर्जी बिल्कुल कम होती रहती है, रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम है, और इसमें भी एनर्जी जो लेवल्स होते हैं इसके बीच में एनर्जी का बहुत कम होता है। तो हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, NMR स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्जर्व होता है इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल जनरेट हुए थे, या इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से
इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी लेवल जनरेट होते हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जब इन एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस होती है तो वहाँ पे हमारे पास अराइज होता है ESR और ये हमें मिलता है माइक्रोवेव।